जो यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। धरती पर जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है तो एक्चुअल में एक स्पेसिफिक वे में वाइब्रेट हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन उसके आसपास मौजूद माध्यम की पार्टिकल्स में ट्रांसफर होती है और इस तरह वो सुनने वाले के कानों तक पहुंच जाती है। हमारे यूनिवर्स में कंप्लीट वैक्यूम जैसी कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करती। वैक्यूम में भी कुछ पार्टिकल्स जरूर होते हैं जो साउंड को ट्रेवल करवा सकते हैं, लेकिन 24 करोड़ लाइट ईयर दूरी जैसी लॉन्गर डिस्टेंस पर इनसे मिलने वाले साउंड इनइफेक्टिव होते हैं और हम इसे नहीं सुन सकते। ऐसे में यहाँ साइंटिस्ट सोनिफिकेशन नाम के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस के वैक्यूम में पार्टिकल्स की जरूर कमी होती है, पर स्पेस में प्लाज्मा वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, शॉक वेव्स, रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स की कोई कमी नहीं होती। ये सभी वेव्स बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। हम इंसान के पास ऐसे टेलीस्कोप्स है जो इन वेव्स को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नासा की चंद्रएक्स ऑब्जर्वेटरी, जिससे ब्लैक होल का साउंड कैप्चर किया गया है। ये एक एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है जो धरती पर मौजूद किसी भी एक्सरे टेलीस्कोप के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। नासा ने इसे साल 1999 में लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक ये धरती की ऑर्बिट में एक्टिव है। साल 2003 में एस्ट्रोनॉमर की एक टीम ने डिस्कवर किया था कि ब्लैक होल्स प्रेशर वेव्स को रिलीज करते हैं और ये प्रेशर वेव्स गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद गैस क्लाउड्स में रिपल्स क्रिएट करती है। जब हम इन वेव्स को अपने एडवांस इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर करते हैं तो हमें इन वेव्स के प्रेशर और पैटर्न का डेटा भी मिल जाता है, बट ये डेटा सुनने लायक नहीं होता। अगर हम इसे सुनना चाहते हैं तो हमें इसके साउंड की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में चेंजेस करना होगा। हम इंसान जो साउंड सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है और यूनिवर्स की लॉन्गर डिस्टेंस से आने वाली वेव्स को कन्वर्ट करने पर हमें इतना लाउड साउंड रिसीव नहीं होता कि हम उसे सुन सके। इस साउंड की फ्रीक्वेंसी को सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंक्रीज किया जाता है ताकि हम इंसान इसे अपनी कानों से सुन सके। एग्जाम्पल के लिए पर्सियस कॉन्स्टलेशन से आए इस ब्लैक होल की ही बात करें तो इसके साउंड की फ्रीक्वेंसी को 58 ऑक्टेव्स तक बढ़ाया गया है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जिस साउंड को हम सुन रहे हैं उसका रियल साउंड उससे 144 से 288 क्वाड्रिलियन टाइम्स कम था। एक क्वाड्रिलियन यानी कि एक के बाद 15 जीरोस, ये इतना बड़ा नंबर होता है और यहाँ हम 144 से 288 क्वाड्रिलियन की बात कर रहे हैं। जब हम इस साउंड को सुनते हैं तो ये हमें काफी डरावना लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली टॉर्चर किया जा रहा हो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सभी ब्लैक होल्स एक जैसा ही साउंड करते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जरा इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। ये साउंड है धरती से 5 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित M87 ब्लैक होल का। साल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से इसी ब्लैक होल की इमेज ली गई थी और ये इंसानों के द्वारा ब्लैक होल की ली गई पहली इमेज बनी थी। जब हम इस वाले साउंड को सुनते हैं तो ये काफी सेटिस्फाइंग लगता है। वैसे आपको बता दूं कि इसे भी चंद्रएक्स रे ऑब्जर्वेटरी से कैप्चर किया गया था, पर ये एक मल्टी वेवलेंथ साउंड है, यानी कि इसे कई सोर्सेस से रिसीव हुए साउंड को कंबाइन करके बनाया गया है। चंद्रएक्स रे ऑब्जर्वेटरी के अलावा इस साउंड को कैप्चर करने और हम तक पहुँचाने में हबल स्पेस टेलीस्कोप और चिली में मौजूद एटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे का भी कंट्रीब्यूशन है। अब बात चलिए हबल टेलीस्कोप की, तो इसे साल 1990 में लॉन्च किया गया था और ये आज भी धरती की ऑर्बिट में एक्टिव है। एक लंबे समय तक हबल इंसानों का बनाया मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप हुआ करता था। हालांकि 25 दिसंबर 2021 को नासा हबल से भी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया है, जिसे हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। जेम्स वेब के द्वारा रिलीज की गई फर्स्ट इमेज ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है, पर अभी तो ये बस शुरुआत ही है। आने वाले दिनों में साइंटिस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल के राज खोलने में लगे हैं। हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं जो बिग बैंग से बस थोड़े ही पुराने हैं, यानी कि बिग बैंग के कुछ मिलियन ईयर्स के अंदर ही बन गए थे। बट ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन के बारे में तो हमारी थ्योरीज इससे बिल्कुल डिफरेंट है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन किसी मैसिव स्टार के अंत का इवेंट होता है। किसी स्टार को ब्लैक होल बनने के लिए हमारे सूरज से करीब 20 गुना ज्यादा मास की रिक्वायरमेंट होती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जब स्टार की कोर कोलैप्स होती है तो वो ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन करती है, लेकिन स्टार्स की मौत और सुपरनोवा एक्सप्लोजन कई बिलियन ईयर्स में होता है। तो आखिर अर्ली यूनिवर्स में एंशिएंट ब्लैक होल्स कैसे बना और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो हर गैलेक्सी के सेंटर में होता है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? कुछ साइंटिस्ट दावा करते हैं कि अर्ली यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मैसिव स्टार्स बने होंगे जो कुछ मिलियन ईयर्स में ही खत्म हो गए होंगे। तो कुछ कहते हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स अर्ली यूनिवर्स में प्रेजेंट गैस क्लाउड से बने होंगे और स्टार्स का इनकी फॉर्मेशन में कोई हाथ नहीं था। ऐसे कई सवाल है जो ब्लैक होल्स को हमारे लिए मिस्टीरियस बनाए हुए है और हम इंसानों के पास फिलहाल तक इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ब्लैक होल से जुड़ी एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि इसके अंदर एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और ऐसे ही हमारे यूनिवर्स के हर एक ब्लैक होल के अंदर एक और यूनिवर्स है और इस एक्सप्लेनेशन से ये बात पॉसिबल है कि हमारा यूनिवर्स भी किसी ब्लैक होल के अंदर ही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा